नमस्कार मित्रों। अभी पिछले दिनों शिमला में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पहलकदमी की गई थी और उस पहलकदमी के साथ जुड़ा हुआ था केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और केंद्रीय कुछ और अन्य मंत्रालय भी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी, और इसके साथ ही वहाँ की सरकार, प्रदेश सरकार, सब जुड़े हुए थे। मूल रूप से जो केंद्र बिंदु में केंद्रीय साहित्य अकादमी, ऐसा देश में एक बड़ा अछूता सा प्रयोग था ये, कि जिसमें 380 के लगभग लेखक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के और राष्ट्रीय ख्याति के लेखक एक साथ, छतें अलग अलग थी लेकिन एक साथ एक ही शहर में उसी आबो हवा में वो लोग तैरे, मिले और चर्चाएं की। और चर्चाएं बड़े गंभीर बिंदुओं पे हुई। ऐसा अक्सर प्रयोग होता रहे तो देश में वाकई कितनी ऊर्जा और कितनी नई क्रिएटिविटी, नई सृजनशीलता बढ़ सकती है, इस बात का आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें आने वालों में गुलजार साहब भी थे। उन्होंने अपनी नज़में जो है बड़े प्यार के साथ सुनाई। निरूपमा दत्त, उसने अपनी कविताएं सुनाई। और अष्टभुजा शुक्ल हैं या अपने अन्य जो हिंदी के जो प्रख्यात कवि हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और तेलुगु के कवि, तमिल कवि, तेलुगु के डॉक्टर एन गोपी, और इस तरह से न जाने कितने लोग जो अलग अलग अपनी विशेष पहचान रखते हैं। लीलाधर जगूड़ी हिंदी के कवियों में, और इसी प्रकार से अरुण कमल, और ये सारे लोग एक ही मंच पर या एक ही स्थल पर एकत्र हों तो ये एक अद्भुत अनुभव होता है इन सबको एक साथ देखने का। ये वही लोग हैं जो अगर अलग अलग भी जिन्हें हम मिले तो हमें लगता है कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, और जब एक साथ एक ही समारोह में 3-4 दिन चलने वाले समारोह में वो लोग आपको देखने को मिल जाएं, तो देखने को और सुनने को मिल जाएं, तो ये एक विलक्षण एक एहसास अंदर पैदा होता है। और जब वो मन की बात ऐसे मौक़ों पर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। मसलन गीतांजलि श्री इन दिनों चर्चा में हैं, आपको मालूम है। और उन्होंने इस जो सारा समारोह था इसका नाम था उन्मेष के नाम से। तो उन्मेष में गीतांजलि श्री ने बड़ा अच्छा अपना वक्तव्य दिया कि कई बार हम लोग टॉर्च की ओर देखना शुरू कर देते हैं, बल्कि बेहतर ये होता है कि हम टॉर्च की ओर ना देखें, उससे निकलने वाली रोशनी जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ देखें। अब हमने वो खुद उसको भी शिकायत थी कि उसको सिर्फ़ एक रेत समाधि के कारण उसकी पहचान बना दी गई, लेकिन वस्तुतः है उसने जो अन्य चीज़ें हैं वो भी इतनी प्रभावी ढंग से लिखी, और उन पर भी अलग अलग समय में प्रभावी ढंग से चर्चा उनकी समीक्षाओं के ज़रिए और वक्तव्यों के ज़रिए और लोकार्पण के ज़रिए हुई। लेकिन जहाँ भी ये चर्चा हुई, या गीतांजलि श्री को ये शिकायत थी कि जहाँ भी चर्चा हुई वो बुकर पुरस्कार के संदर्भ में हुई। बुकर पुरस्कार को वो मानते थे एक टॉर्च है, लेकिन रोशनी तो पूरे समग्र जो सृजनशीलता है उस पर पड़नी चाहिए, जिसका अभाव ज़रा दिखाई ये दिया। और फिर लगता है कि सिर्फ सेलिब्रिटी की जो पहचान है उसको सीमित कर दिया गया, ये नहीं किया गया कि उसको व्यापक नज़रिए से देखा जाए। ऐसी शिकायतें जब आती हैं सामने तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि इन्हीं के बहाने, इन्हीं शिकायतों के बहाने बहुत कुछ चर्चा के मुद्दे उठते हैं। इन्हीं में एक थी महिला लेखन पर चर्चा। अब उसमें विशेष रूप से हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार हैं मृदुला गर्ग, आप जानते ही हैं, नाम सुन रखा है, कोई नई बात नहीं है। अब उनकी सबसे बड़ी ये शिकायत है कि आप ये महिलाओं को अलग से क्यों रखते हैं, जेंडर बायस क्यों हो जाते हैं आप कृतियों के बारे में। लेखक तो लेखक है, उसमें आप जेंडर की तलाश करेंगे कि ये महिला लेखन या महिला विमर्श की बात है, ये गलत है। इसका मतलब यह है कि पुरुषों के लिए मृदुला गर्ग या किसी भी हिंदी की लेखक की जो कृतियां हैं वो महत्वपूर्ण नहीं हैं, या अगर महत्वपूर्ण हैं तो सिर्फ इस संदर्भ में कि महिला विमर्श के गिर्द घूमती हैं। तो ये नज़रिया जो है, उसकी शिकायत थी कि ये नज़रिया जो है बदला जाना चाहिए। मसलन इसमें मैं आपको एक और रुचिकर बात बता दूं
कि एक सत्र पूरा का पूरा किन्नर साहित्यकारों को दिया गया। अब ये बात भी सही है कि किन्नर साहित्यकारों ने अपनी उच्च कोटि की क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का उल्लेख भी किया, लेकिन क्योंकि ये सारा का सारा किन्नरों के नाम पर हुआ, इसलिए यह है कि वो जो अपनी मन की बात या अपनी संवेदनाएं या अपनी बात कहना चाहती थी, वो उसी संदर्भ में देखी गई कि देखो किन्नर भी कितने ज़्यादा प्रबुद्ध होते हैं। मतलब जैसे उनकी संवेदनशीलताएं जो हैं वो उसको बिल्कुल सीमित सा करने का एक प्रयास हुआ कुछ लोगों की ओर से, पुरुषों की ओर से और स्त्रियों की ओर से। उनकी शिकायत थी इस बात की कि हमें अलग से क्यों क्लासिफाई किया गया, हमें अलग से वर्गीकृत क्यों किया जाता है, जबकि हमारा लेखन किसी भी माने में, किसी भी आधार पर किसी पुरुष लेखक या किसी महिला लेखक से नीचे वाले दर्जे पे नहीं आता। तो ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जो इस सारे के सारे सम्मेलन में, 4 दिवसीय सम्मेलन था, उसमें सारे के सारे प्रस्तुत हुए, चर्चाएं हुई। और इसमें कबीर पर भी अष्टभुजा शुक्ल जैसे साहित्यकार ने चर्चा उठाई और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कबीर की कविता है वो ऐसी कालजयी है कि वो कभी भी विलुप्त नहीं हो सकती। उसको समझने के लिए या उसका पुनर्पाठ करने के लिए हमेशा ज़रूरत रहती है, और जब भी उसका पुनर्पाठ होता है, उसको नए संदर्भ में जब उसको समझने की कोशिश होती है, तो हर बार सफलता हाथ लगती है और कोई ना कोई नया दृष्टिकोण, नया नज़रिया कबीर के बारे में उभर कर सामने आता है। जो कोरा नज़रिया नया नहीं है, इसमें कोरा नयापन नहीं होता, बल्कि उसमें दम होता है, लगता है कि ये शाश्वत है। तो इस प्रकार से साहित्य का जो शाश्वत स्वरूप है वो इसमें खुलकर सामने आया, और इसमें देश की सभी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अकादमी से वो भी, और जो भारत की अनुसूची में, भारतीय भाषाओं की अनुसूची में दर्ज हैं वो भी, अर्थात 24 भाषाओं का जो साहित्य और 24 भाषाओं के साहित्यकार हमें एक ही समारोह में दिखाई दिए। ये अपने आप में एक बड़ा सुखद अनुभव था। और इसमें विदेशों से भी लेखक जो है वो बाकायदा आए और अलग अलग तरह की दिलचस्प जो मुद्राएं थी उनमें उन्होंने बात की। मसलन दीप्ति नवल ने कुछ उदाहरण दिए कि हम लोग जलियांवाला बाग को एक सिर्फ सेल्फी पॉइंट से देखने लगे हैं, जहाँ गोलियों के निशान है वहाँ खड़े होकर हम सेल्फी ले रहे हैं, हमारे लिए महत्व इतना ही है। नीचे कैप्शन में हम अपना नाम और उस स्थान का नाम देकर हम स्वयं का महत्व बढ़ा रहे हैं, और जो मूल मुद्दा था जलियांवाले बाग की जो पीड़ा थी उसको हम भूल जाते हैं। और इस प्रकार से अन्य विधाओं के बारे में भी बात हुई, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, नृत्य के बारे में। और सोनल मानसिंह जैसी प्रख्यात नृत्यांगना ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और उसमें यह है कि नृत्य जो है इसमें एक विशेष गुण है जिसका उल्लेख उन्होंने उभारा। गुण तो ऑलरेडी था, लेकिन उसको उभारा अपने ढंग से सोनल मानसिंह ने कि एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं हो सकती। इन लोगों ने स्वयं, उसने अपना जिक्र भी किया कि हम लोग अब भी इस उम्र के मोड़ पर भी, उम्र के पड़ाव पर भी बाकायदा रिहर्सल और बाकायदा रियाज जो है उसको जारी रखे हुए हैं। और नृत्य का सबसे विशेष गुण जो सोनल मानसिंह ने उभारा वो ये था कि ये थोड़े में बहुत कुछ कहने की सामर्थ्य रखता है। तो कोई भी अगर शैली, संस्कृति की, कल्चर की कोई भी शैली, कोई भी जो योनर है, अगर वो इतना सशक्त है तो उसका महत्व जो है वो सबको समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को नहीं जो शास्त्रीय संगीत को समझते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो संवेदनशील हैं, नृत्य के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इन महत्व को समझते हैं कि थोड़े में ज़्यादा कहने की जो कला है ये तो नृत्य में भी काम आती है, और ये लेखन में भी काम आती है, ये कहानी लेखन में भी काम आती है, उपन्यास लेखन में भी काम आती है, कविता में, गज़ल में। ये प्रवृत्ति अपने आप में सभी सृजनशील,
गतिविधियों में ये महत्व रखती है और ये काम आती है। और इसमें हॉलैंड से लेखक आए हुए थे, ब्रिटेन से आए हुए थे, अमेरिका से आए हुए थे, सब ने खुलकर भागीदारी की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो परस्पर जो विरोधी मुद्दे थे उन पर भी खूब जमकर मंथन हुआ। मसलन सावरकर और अंबेडकर दोनों के बारे में खुलकर चर्चा हुई। तो ये एक सुखद बात है और कहीं भी किसी भी मंच पर या किसी भी सत्र में किसी प्रकार की कड़ुआहट नहीं देखी गई। धन्यवाद।